आज से लगभग 4 साल पहले CERN के कुछ साइंटिस्ट एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे थे। यूनिवर्स के क्रिएशन के समय प्रोड्यूस हुए मैटर और एंटी मैटर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे और उस रिसर्च से उन्हें ये पता लगा कि यूनिवर्स के क्रिएशन के समय जितना मैटर प्रोड्यूस हुआ था उतने ही एंटी मैटर भी प्रोड्यूस हुए थे। एंटी मैटर मैटर के ही ऑपोजिट पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास तो सेम होता है लेकिन उनका चार्ज मैटर के ऑपोजिट होते हैं और जब वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो दोनों ही साथ खत्म हो जाते हैं और बस उनके लेफ्ट ओवर एनर्जीज बचे रहते हैं। और इस रिसर्च के बाद से सभी के दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर हमारा यूनिवर्स आज एग्जिस्ट कैसे कर रहा है। अगर इक्वल अमाउंट में मैटर और एंटी मैटर प्रोड्यूस होंगे तो इसके हिसाब से हमारे यूनिवर्स को कभी एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बिग बैंग के साथ ही मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे से टकराते और सब कुछ तभी खत्म हो जाता। लेकिन फिर भी ये यूनिवर्स आज एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? और क्या आज भी ये यूनिवर्स सच में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर ये सब बस किसी के दिमाग का इमेजिनेशन है? ये सारे मिस्ट्रीज का खुलासा आज इस वीडियो में होने जा रहा है, क्योंकि आज आप लोग एक ऐसी किताब के बारे में जानोगे जिसमें इस यूनिवर्स के कुछ ऐसे ही अजीबो सीक्रेट्स के बारे में बताया गया है जो शायद हम कभी सोच भी नहीं पाते अगर ये किताब ना होता तो। लेकिन उससे पहले इस किताब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं जिसमें इन सारे रहस्यों के बारे में बताया गया है। तो जैसे महाभारत युद्ध के समय अर्जुन अपने ही परिवारजनों के साथ लड़ना नहीं चाह रहे थे और तब श्री कृष्ण ने उन्हें इस दुनिया के सच्चाई के बारे में बताए थे, ठीक वैसे ही रामायण के समय भगवान राम भी बहुत परेशान थे और उन्हें इस यूनिवर्स के हर सीक्रेट के बारे में बताए थे ऋषि वशिष्ठा ने, और बाद में इन सारे नॉलेज को एक किताब के रूप में लिखे थे वाल्मीकि। अब शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, मतलब इस यूनिवर्स के क्रिएशन से। आखिर कैसे क्रिएट हुआ हमारा ये विशाल यूनिवर्स? योग वशिष्ठा में लिखा है कि ये यूनिवर्स असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ना ही ये कभी एग्जिस्ट करता था, और यही चीज CERN के साइंटिस्ट भी कहते हैं। लेकिन अगर ये सही है तो हम आज एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं? तो यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ वो हम पहले साइंटिफिक वे में देखेंगे और उसके बाद हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स से। अगर साइंटिफिक वे में देखें तो सबसे माने गए थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, जिसके हिसाब से हमारे यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया एक बड़े एक्सप्लोजन के बाद, जिसके पहले कुछ भी नहीं था, सब कुछ एक एटम के अंदर सीमित था। लेकिन अगर ये सही है तो बिग बैंग के पहले ये सारी एनर्जीज कहाँ थी जो आज हमारे यूनिवर्स में मौजूद है? हम जानते हैं कि एनर्जी को ना तो कभी बनाया जा सकता है और ना ही ये कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो आखिर ये एनर्जीज कहाँ थी जब यूनिवर्स ही नहीं था? तो रिसर्चर्स की माने तो बिग बैंग के पहले सब कुछ एक ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी में था। ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ इनफाइनाइट एनर्जी और डेंसिटी हो। लेकिन मजे की बात यह है कि ये ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी कभी रियलिटी में पॉसिबल है ही नहीं, और यही तक आके हमें रुकना पड़ रहा है, क्योंकि इसके आगे क्या हुआ उसका जवाब फिलहाल साइंस के पास नहीं है। लेकिन अगर हम एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को देखें तो वहाँ इन सारे सवालों के जवाब मौजूद है। इंडियन स्क्रिप्चर्स जैसे कि वेदों के हिसाब से इस दुनिया को ब्रह्मा ने बनाया था, जिसे भगवान विष्णु कंट्रोल करते हैं। वेदों में कहा गया है कि भगवान विष्णु के नाभि से बहुत सारे ब्रह्मा निकले और हर एक ब्रह्मा विष्णु के नाभि से जुड़े हैं। फिर ब्रह्मा ने इस यूनिवर्स को बनाया, और अगर हम इस कॉन्सेप्ट को आज के साइंस से मैच करें तो शायद ब्रह्मा का जन्म ही बिग बैंग था। लेकिन आपको क्या लगता है ब्रह्मा ने हमें कैसे बनाया होगा? ऋषि वशिष्ठा ने इसका जवाब ये दिया कि ब्रह्मा ने हमें रियलिटी में नहीं बल्कि अपने दिमाग में बनाया है। जैसे सपने में हम एक अपनी दुनिया बना लेते हैं, ठीक वैसे ही ये रियल लगने वाली दुनिया बस एक सपना जैसा है जो हमारे मरने के साथ टूट जाएगी। लेकिन इस ड्रीम में बस एक ही रियल चीज है, और वो है हमारा मन या फिर हमारी आत्मा। हमारा दिमाग हमें बहुत कुछ दिखा सकता है जो मौजूद नहीं है वो भी। और ऋषि वशिष्ठा कहते हैं कि हमारे इस यूनिवर्स का एग्जैक्ट एग्जाम्पल है सपने। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये सपना होता तो क्या हमें पता नहीं चलता? आप जरा सोचिए कि जो सपने आप रोज रात को देखते हो वो कितने इलॉजिकल होते हैं। कभी हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं तो कभी हवा में उड़ने लगते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो कि रियल दुनिया में कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन इतने इलॉजिकल चीजों के बावजूद भी क्या हमें सपने देखते वक्त ये कभी पता चलता है कि हम सपने देख रहे हैं?
वैसे ही ये असली लगने वाली दुनिया भी है। जैसे सपने में हम हर इमोशन फील कर पाते हैं, हमें चोट लगती है तो दर्द होता है, सेम यही होता है असली लगने वाली इस दुनिया में। लेकिन ये ड्रीम हमें इतना रियल इसलिए लगता है क्योंकि ये एक सीक्वेंस में जा रहा है। धीरे धीरे प्लैनेट्स का होना, उसके बाद इवोल्यूशन जैसे चीज़ों के वजह से हमें लगता है कि यही असली दुनिया है। और सपने में ये सीक्वेंस का होना और हर चीज़ का एक लॉजिकल वे में होने का मकसद ही यही है, ताकि हम आसानी से इससे बाहर ना निकल पाए। लेकिन अगर ये बस एक सपना या इमेजिनेशन है तो इससे बाहर निकलने का भी तो कोई ना कोई तरीका होगा। जैसे सपने देखते वक्त अगर किसी को ये पता लग जाता है कि वो सपना देख रहा है, तब वो सच जान लेता है और फिर अपने सपने को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाता है, जिसे लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। ठीक वैसे ही इस रियल वर्ल्ड में अगर कोई एनलाइटेड हो जाता है तो उसे पता लग जाता है कि ये असली दुनिया नहीं है, और उसे ये भी पता लग जाता है कि असल में वो अभी कहाँ है। और इसीलिए एनलाइटनमेंट हमारे लाइफ का अंतिम गोल है। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर ये एक सपना है फिर हमें एनलाइटेड होने की क्या ज़रूरत, जब हम मर जाएंगे तब तो जाग ही जाएंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम मरते हैं तब हम पूरा नहीं जागेंगे, बल्कि एक और ड्रीम के अंदर चले जाएंगे जो मरने के बाद हम देखेंगे। असल में हम एक नहीं बल्कि बहुत सारे मल्टीपल ड्रीम्स के लेयर्स में हैं। जिसे हम रियलिटी सोच रहे हैं वो बस एक ड्रीम जैसा है, जिसका टाइम बस हमें ज़्यादा लगता है, लेकिन असल में इसका ड्यूरेशन बहुत ही कम है। अगर रियलिटी से मैच करे तो शायद 1 सेकेंड से भी कम समय में हमारा पूरा लाइफ खत्म हो जाता है। और वो कैसे, वो हम जानेंगे ब्रह्मा के समय के अनुसार। वेदों के अनुसार ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष तक है। उनके एक वर्ष में 360 दिन होते हैं, और उनके एक दिन इज इक्वल टू 1 दिन और 1 रात, और 1 दिन और 1 रात में 2 कल्प होते हैं। मतलब एक दिन में टोटल 2 कल्प। उनके एक कल्प में 14 मनु-अवतार होते हैं, और अभी हम 7वें मनु-अवतार में हैं। और एक मनु-अवतार में 71 महायुग होते हैं, और एक महायुग में 4 युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। और अभी हम कलयुग में हैं। ब्रह्मा के एक दिन इज इक्वल टू 4.32 बिलियन ईयर्स, और उनके रात में और 4.32 बिलियन ईयर्स। ब्रह्मा का एज अगर हम ह्यूमन ईयर्स से कैलकुलेट करें तो वो होता है 311.04 ट्रिलियन ईयर्स। और वेदों के हिसाब से अभी ब्रह्मा का करेंट एज है 50 ईयर्स और 1 दिन, और हम भी यही में जी रहे हैं। ये सब आपको कोई साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा होगा, लेकिन जितने भी मूवीज आप देखते हो वो सब कहीं ना कहीं रियल में संभव चीज़ों पे ही बेस्ड होते हैं। और शायद पिछले वीडियो में बताए गए सुपरनेचुरल चीज़ भी इसी वजह से पॉसिबल है, क्योंकि ये ड्रीम जैसा है और ड्रीम में कुछ भी पॉसिबल है। और इसलिए जो योगीज या ऋषिज एनलाइटेड हो जाते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तब सपने में ही जाग चुके होते हैं और उन्हें यहाँ का हर सीक्रेट पता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस किताब को और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अभी बहुत से टॉपिक्स बाकी है कि कैसे कुछ नॉर्मल लगने वाले लोग हमारे ही बीच रह रहे हैं, लेकिन उनका कनेक्शन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में साथ साथ है। कैसे हमारे यूनिवर्स के अंदर ही करोड़ों यूनिवर्सेस मौजूद है। इन सभी के आंसर्स आने वाले वीडियो में आपको पता लगने वाला है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी एनेबल कर दीजिए, ताकि आने वाले उन इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।